हृदय का सचित्र वर्णन करें। क्वेश्चन लिखो, हृदय का सचित्र वर्णन करें। हृदय का सचित्र वर्णन करें। हृदय का सचित्र वर्णन करें। हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार पहले से पूछ ले, अब बड़ी दिन से नहीं पूछा तो हो सकता है कहीं तोहनी के बलि के बकरा न बना दे। ठीक है, तो याद रखना, इसको याद रखना बहुत आसान काम है, थोड़ा सा फिगर भी आसान है। देखो, हृदय के सबसे बाहर के जो परत होता है वो एगो आवरण से घिरा होता है, वो आवरण के नाम का होता है, क्या लिखल है, पेरिकार्डियम। हृदय ऐसा अंग है जिसको प्रोटेक्शन के ज्यादा जरूरत होता है, तो इसीलिए उसको एक आवरण से उसको एक बाहर से एक आवरण से क्या किया जाता है, घेरा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। तो तुमसे पूछेगा कि हृदय के जो सुरक्षात्मक आवरण होता है, जो सुरक्षा से बचाता है, उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। अच्छा एक बार बताओ, अगर तुम्हारे पास गिलास है और गिलास में कोई पानी डाल दिया है तो तू क्या बोलता है कि गिलास में कुछ है, गिलास के पानी नहीं बोलते हैं। अगर वही पानी लोटा में रखे तो हम लोग क्या बोलते हैं, लोटा का पानी है। वही पानी हड़िया में रखते थे तो क्या बोलते हैं, हड़िया में पानी है। अगर वही पानी बाल्टी में रखते तो क्या बोलते हैं, बाल्टी में पानी है। तो उसी प्रकार से ये पेरिकार्डियम जो होता है वो हृदय के सुरक्षात्मक आवरण होता है, और एक बीच में एक विशेष प्रकार के द्रव भरा होता है, वो द्रव को क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम द्रव। क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम। जैसे बाल्टी के पानी को क्या बोले थे कि बाल्टी के पानी, पानी तो सेम था, बाल्टी में रख दिया तो नहीं बोलते, तो हम नहीं बोलते कि बाल्टी के पानी लेके आओ, तो तुमने कुछ और उठा के लिया आता है। तो उसी प्रकार से जिसे पेरिकार्डियम में जो द्रव रहता है उसी को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम द्रव। तो तुमसे पूछेगा कि ये बताओ हृदय में कौन सा द्रव पाया जाता है, तो कौन वाला, पेरिकार्डियम द्रव। हृदय को सुरक्षित रखने वाला कौन सा आवरण होता है, तो पेरिकार्डियम। मतलब ये पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। हृदय के बाहरी आवरण किससे घिरा होता है, पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम के क्या होता है, हमने के चोट टूट से बाहरी आघात से क्या करता है, बचा के रखता है। तो पहले लिख लेंगे। आगे देखो, तो हृदय के जो विशेषज्ञ होता है, यानी कि जो हृदय के डॉक्टर, देखो ये आला वाला लेके बैठल है, तो ये अगर हृदय के बारे में तुमको इलाज करेगी या हृदय के बारे में बताएगी तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते। तो पूछेगा कि हृदय के विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तोहनी के फ्यूचर में मान लो कि अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाए तो तोहनी के डॉक्टर कहाँ से भेजेगा, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ, ये हृदय से संबंधित क्या करता है, इलाज करता है। तो पूछेगा कि विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हृदय कैसा अंग है, मांसपेशी। हृदय में किसी भी प्रकार की हड्डी पाई जाता है, किसी भी प्रकार के अस्थि नहीं पाया जाता है, किसी भी प्रकार के उपास्थि नहीं पाया जाता है। हृदय जो होता है पूरी तरह से कौन अंग होता है, मांसपेशी अंग होता है। तो ये भी ऑप्शन में से आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन मांसपेशी अंग है, तो कौन सा सही होगा, हृदय। और ये बताओ एक काम कुछ होता है, ये परिसंचरण के काम करता है, कुछ करता है परिसंचरण। अब केकर परिसंचरण, रक्त, यानी कि रक्त को एक स्थान से दूसरा स्थान पर क्या करता है, तो पूछेगा कि मानव में परिसंचरण अंग कौन है, तो हृदय। कौन सी जगह, हृदय। और पूछेगा कि हृदय कौची का परिसंचरण करता है, रक्त के। ये दोनों क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, पूछ देता है कि हृदय किसका परिसंचरण करता है, किससे करता है, रक्त के। चाहे पूछेगा कि निम्नलिखित में से परिसंचरण अंग कौन है, तो कौन हो जाएगा, हृदय हो जाता है। अच्छा आगे बताओ, हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। तो याद रखना, हृदय के बारे में हम बता रहे हैं, हृदय के बारे में, तो वो चीज कुछ हो गया, कार्डियोलॉजी। अगर कोई डॉक्टर रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे। हृदय कौन अंग है, तो एक मांसपेशी अंग है। हृदय के काम कुछ होता है, परिसंचरण। कौची का परिसंचरण, रुधिर का परिसंचरण करता है। अगला देखते हैं, हृदय के वजन। देखो तराजू राजू सब रखल है, इन्हें बट खाना बेचारे के गायब है, कोई लेके भाग गया है। अब देखो हृदय के अगर हम लोग तौलेंगे तो याद रखना औसतन कितना के होगा, तो हृदय के औसतन अगर मेल फीमेल
ईमेल नहीं करे, खाली पूछ दे कि ये बताओ हृदय के वजन के ग्राम के होता है, 300 ग्राम के होता है औसतन, बिना लड़का लड़की के नाम ले ले। याद रखना हृदय का औसतन वजन कितना होता है, 300 ग्राम का होता है। पुरुष में कितना होता है, 280 से 340। लोग सुना होगा कि लड़का के दिल होटल जैसन होता है और लड़की के दिल बोतल जैसन होता है। ये बात रियल बात है, तू देख सकता है हृदय के पुरुष में हृदय कितना है, 280 से 340। और महिला में देखो कितना है, 230 से 280। सोचो ये मिनिमम है जो महिला में कौन सी है, मैक्सिमम है। नहीं तो याद रखना पुरुष में हृदय का होता है बड़ा होता है और महिला में हृदय का होता है छोटा होता है, तन्नी को बेचारी के रहता है। ठीक है, इसीलिए तुरंत रोवे लगती है। कुछ अरे यहाँ हृदय गमे में नहीं होता, वजन से होता है। देखो हमने के शरीर के वजन जब 70 केजी होता है ना, तब एक्यूरेट ईश्वर मिलता है। अब जो तन्नी को बच्चा जन्म लिया है ओकरा में तो इतना खोजेगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये वजन लड़की लड़का की अपेक्षा कुछ होती है, वजन में कम होती है। अब कहीं तो मोटा भैंस इसे लड़की के तराजू पर चढ़ा दो और एक ऐसे लड़की के चढ़ा दी, एक ऐसे लड़का के चढ़ा दो, दोनों के वजन का होगा बराबर। तो लड़की के वजन कम होता है लड़का की अपेक्षा, इसीलिए सब अंग कुछ होता है लड़की में कम होता है, छोटा होता है, दिमाग में कम होता है। चलो तो याद रखना, अरे इतना याद रखना कि पुरुष में कितना होगा, 280 से लेकर 340। और महिला में कितना होता है, 230 से 280 होता है। देखो हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, 4। पूछो याद रखना हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, 4। और ऊपर वाला कोष्ठक हम लोग क्या बोलते हैं, आलिंद। क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं। याद रखना नीचे वाला कोष्ठक को क्या बोलते हैं, नीलय। ऊपर के ये दोनों कोष्ठक है, ये दोनों कहलाएगा आलिंद और नीचे वाला कोष्ठक क्या कहलाता है, नीलय। ऊपर के कोष्ठक बड़ा होता है कि नीचे के कोष्ठक बड़ा होता है, ऊपर का। नीचे का कोष्ठक क्या होता है, बड़ा। यानी कि नीलय कोची होता है बड़ा, जबकि आलिंद कोची होता है छोटा होता है। आगे देखो, अच्छा ये जो हृदय होता है, मान लो कि हम इसे हृदय के फिगर पाते हैं, ये हृदय है। तो हृदय के भाग में बांटा जाता है, माने हृदय 4। और ये जो 4 भाग में जो बांटने वाला जो मांसपेशी होता है, एक का नाम कुछ होता है, सेप्टम। तुमसे पूछेगा कि हृदय के कोष्ठक में पाए जाने वाले मांसपेशी को क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। नहीं, इस 4 को कोष्ठक को कुछ रखते हैं, 4 को में बांट के रखता है, ये मांसपेशी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टम कहा जाता है। देखो हम लोग ये तो जानते हैं कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। अच्छा धरती पर जितना जीव है का सब के 4 कोष्ठक पाया जाता है, नहीं। याद रखना मछली में क्या पाया जाता है, 2 गो। क्या होता है, 2 गो। ये बताओ मेढक में 3 गो, मेढक में क्या होता है, 3 गो। रेप्टाइल ऐसा जीव को कहते हैं जो रेंग के चलता है, जैसे क्रोकोडाइल उछल उछल के चलता है, नहीं जैसे बचपन में तो इन्हें गुड़कता था, उसी को बोलते हैं रेंगना। तो अब बहुत ऐसे जीव है जो रेंग के चलता है। तो जितना धरती पर रेंग के चलने वाला जीव है ना, सब में 3 गो कोष्ठक होता है। पक्षी में क्या होता है, 4 गो होता है। क्या होता है, 4 गो। और मानव में क्या होता है, 4 गो। मानव नहीं, मेमल्स लिखल है, मेमल लिखल है। जितना स्तनधारी जीव होता है, यानी कि स्तनधारी वैसा जीव को कहते हैं जो शिशु को, बच्चा को दूध पिलाती है, वैसा सब जीव में हृदय के कोष्ठक क्या होता है, 4 होता है। तो इस बंतोनी के एक्स्ट्रा बता दी है, इसमें थोड़ा 10th क्लास में कोई ज्यादा खास काम नहीं होता। ये बताओ फिश में क्या गो हृदय को क्या होता है, 2 गो। मेढक में 3 गो। रेप्टाइल में 4 होगी, 3 गो। रेप्टाइल में भी 3 गो। और बर्ड में 4 गो। और स्तनधारी में 4 गो। हम लोग भी स्तनधारी जीव है, तो इसीलिए मानव के हृदय में क्यों कोष्ठक होता है, 4 कोष्ठक होता है। अगला देखते हैं हृदय के बारे में, मैंने समझा देते हैं कुछ। एकरा में रक्त आता कैसे है और जाता कैसे है, याद रखना। जो एक इधर जो हम लोग देख रहे हैं 3 गो, इसको बोलते कुछ बोलते हैं सीरा। क्या बोलते हैं, सीरा बोला जाता है।
सीरा के काम कुछ होता है, तो यह हृदय शरीर के विभिन्न अंग से रक्त किसके द्वारा? महाशिरा द्वारा कहाँ पहुंचेगा? दायां। तो तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले हृदय में रक्त हृदय के किस भाग में आता है? किसमें आता है? दायां लिंग में। किसके द्वारा आता है? तो महाशिरा के द्वारा आता है। यानी कि महाशिरा के द्वारा शरीर के विभिन्न अंग से रक्त कहाँ पहुंचता है? दायां लिंग में। और दायां अलिंद में त्रिदलित कपाट होता है, 3 गो दरवाजा होता है, और ये ऐसा दरवाजा होता है कि ब्लड इसमें से इसमें आ सकता है लेकिन वापस जा नहीं सकता है, ऐसा होता है। तो याद रखना, इसको बोलते हैं त्रिदलित कपाट। तो त्रिदलित कपाट द्वारा दायां अलिंद से रक्त कहाँ पहुंचेगा? दायां नीले में। याद रखना, दायां नीले से कहाँ पहुंचेगा? दायां नीले में। अब दायां नीले से कौन सी जुड़ा रहता है? फुफ्फुस धमनी का रहता है। देखो यहाँ से जुड़ल है फुफ्फुस धमनी। अब ये फुफ्फुस मतलब होता है फेफड़ा। कहीं पर ही फुफ्फुस लिखल है ना, तो समझो ना कि वो जो अथी है, सीरा या धमनी है, वो जाके कहाँ जुड़ेगा? फेफड़ा से जुड़ेगा। तो अब यहाँ से रक्त निकल के कहाँ जाएगा? फुफ्फुस धमनी में। अब फुफ्फुस धमनी किससे जुड़ा रहता है? फेफड़ा से। अब फेफड़ा क्या करेगा? गैसों का विनिमय करेगा। शुद्ध रक्त और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाला को अलगे कर देगा, ऑक्सीजन वाला को अलगे कर देता है। अब फेफड़ा क्या कर दिया? रक्त को शुद्ध कर दिया। अब याद रखना, फिर क्या जुड़ेगा? फुफ्फुस सीरा। फेफड़ा से जुड़ गया फुफ्फुस सीरा। अब फुफ्फुस सीरा द्वारा रक्त कहाँ पहुंचेगा? हृदय के कहाँ? बायां लिंग में। हृदय के बायां लिंग में पहुंचता है। बायां अलिंद से द्विदलित कपाट जुड़ा रहता है, और द्विदलित कपाट द्वारा रक्त कहाँ पहुंचता है? दायां नीले में। अब दायां नीले से क्या रहता है? महाशिरा। अब महाशिरा से शुद्ध रक्त कहाँ चल जाता है? शरीर के विभिन्न भाग में चल जाता है। अब देखो, तुमको हम ऐसे रफ करके समझा देते हैं। देखो, ये मान लिया जाए कि हृदय का है फिगर है। हृदय का संरचना किसके समान होता है? बंद मुट्ठी के समान। किसके समान होता है? बंद मुट्ठी के समान होता है। ये मान लिया जाए कुछ है फेफड़ा। इसको क्या बोलेंगे? देखो, इसको हम लोग नाम क्या दे रहे थे? महाशिरा। क्या नाम दे रहे थे? महाशिरा। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? फुफ्फुस सीरा की धमनी। फुफ्फुस धमनी। इसको क्या बोल रहे थे? फुफ्फुस सीरा। इसको क्या बोल रहे थे? महाधमनी। ठीक है। इसको दाया की बाया? दाया अलिंद की नील है? अलिंद। इसको बाया अलिंद। इसको क्या बोलेंगे? दाया नील है। इसको क्या बोलेंगे? बाया नील है। यानी कि मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 गो अलिंद और 2 गो नील है। अब देखो, शरीर के विभिन्न अंग से रक्त किसके द्वारा? महाशिरा द्वारा कहाँ पहुंचेगा? दायां अलिंद से कहाँ जुड़ा रहता है? त्रिदलित कपाट, उसके द्वारा रक्त कहाँ पहुंचेगा? दायां नीले से कहाँ जुड़ा रहता है? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी से रक्त कहाँ पहुंचेगा? फेफड़ा में गैसों का क्या होगा? विनिमय। और शुद्ध रक्त किसके द्वारा? कहाँ पहुंचेगा? बाया अलिंद में। द्विदलित कपाट रहता है जिसके द्वारा शुद्ध रक्त कहाँ पहुंचेगा? बाया नीले में। बाया नीले से महाधमनी जुड़ा रहता है, और इसके द्वारा शुद्ध रक्त कहाँ पहुंच जाता है? शरीर के विभिन्न भाग में। अशुद्ध रक्त के शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। देखो, फेफड़ा के इधर जितना है ना शुद्ध रक्त, और फेफड़ा के इन्हें जितना है कुछ रक्त अशुद्ध रक्त। तो तुमसे पूछेगा कि बताओ, हृदय में सबसे पहले किस भाग में ब्लड पहुंचता है? कहाँ पहुंचेगा? पूछा कि सबसे अंतिम बार कहाँ पहुंचता है? बाया नीले में। ठीक है, तो इतना याद रखना। अब कुछ लिखवाते हैं, उसको लिख लो। बोलिए सर। देखो, हृदय के अध्ययन को अष्टांग मार्ग से।
हाँ स्टार मार्क लिख लो पहले। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। 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 मानव के हृदय में, देखो नीचे से आंसर देके लिख लो। मानव के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। आंसर देके लिखो। मानव के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। मानव के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। मानव के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। मानव के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। मानव के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, जिनमें 2 आलिंग तथा 2 नीले होते हैं। 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 शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त, विभिन्न भागों से रक्त हृदय के दायां आलिंद में प्रवेश करती है। दायां आलिंद में प्रवेश करता है, जहां त्रिदलित कपाट स्थित होते हैं। जहां त्रिदलित कपाट स्थित होते हैं। जहां त्रिदलित कपाट स्थित होते हैं। जहां त्रिदलित कपाट स्थित होते हैं, जिससे रक्त कपाट स्थित होते हैं, जिससे रक्त दायां नीले, त्रिदलित कपाट स्थित होते हैं जिससे रक्त दायां नीले जिससे रक्त दायां नीले में प्रवेश करता है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिखल है, हम बोल देते हैं, लिखो जिससे रक्त दायां नीले में प्रवेश करता है। हो गया, दायां नीले में प्रवेश करता है, जहां फुफ्फुस धमनी जुड़ा होता है। जहां फुफ्फुस धमनी जुड़ा होता है, फुफ्फुस धमनी जुड़ा होता है, और रक्त हृदय में, और रक्त फेफड़ा में प्रवेश करता है, और रक्त फेफड़ा में प्रवेश करता है फेफड़ा में प्रवेश करता है, जहां गैसों का विनिमय होता है। जहां गैसों का विनिमय होता है, जहां गैसों का विनिमय होता है, जहां गैसों का विनिमय होता है,
और शुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा और शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा और शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा हृदय के बायां आलिंद में प्रवेश करता है। और शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा हृदय के बायां आलिंद में प्रवेश करता है। हृदय के बायां आलिंद में प्रवेश करता है। जहां जहां द्विदलित कपाट पाए जाते हैं या स्थित होते हैं, जहां द्विदलित कपाट स्थित होते हैं, जहां द्विदलित कपाट स्थित होते हैं, जहां द्विदलित कपाट स्थित होते हैं, जिसके द्वारा रक्त बायां निलय में प्रवेश करता है, जिसके द्वारा रक्त बायां निलय में प्रवेश करता है, जिसके द्वारा रक्त बायां निलय में प्रवेश करता है। बायां निलय से बायां निलय में प्रवेश करता है। बायां निलय से महाधमनी जुड़ी होती है। बायां निलय से महाधमनी जुड़ी होती है जिससे शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवेश करता है। जिससे शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में प्रवेश करता है। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो, शिरा तथा धमनी में अंतर स्पष्ट करें। शिरा तथा धमनी में अंतर स्पष्ट करें। शिरा तथा धमनी में अंतर स्पष्ट करें। हो गया। देखो, शिरा तथा धमनी में निम्नलिखित अंतर होते हैं। हो गया। देखो, इधर समझा देते हैं, तुझे उतार लेना। पहले इधर समझो। देखो, पहला पॉइंट कुछ लिखवाए कि शिरा का दीवार कुछ होता है, पतला होता है। और इन्हें लिखा है धमनी का दीवार कुछ होता है, मोटा होता है। देखो, इधर जो ये शिरा है कि धमनी है। जब 1 2 3 ये जो तीनों दिख रहा है, इधर वाला और इधर वाला, ये शिरा है कि धमनी है? तो यानी कि देखो, इधर आने वाला हृदय में प्रवेश करने वाला के गुण लिखा है? 3 गो। और बाहर आने वाला के गुण लिखा है? मात्र 1 गो। यानी ना, प्रवेश करने वाला के गो है? 3 गो। और निकलने वाला के गो है? 1 गो है। तो सोचो कि रक्त आएगा और निकलेगा, तो निकलने वाला में अगर दीवार पतला रहेगा तो फटे के चांस है कि नहीं है? तुरंत फट जाएगा, क्योंकि 3 तरफ से आ रहा है, 1 तरफ से निकल रहा है। तो याद रखेंगे कि शिरा का दीवार पतला होगा तो चलेगा, लेकिन धमनी के दीवार पतला होगा तो चलेगा नहीं। तो याद रखना, पहला लिखेंगे कि जो शिरा होता है इसका दीवार कुछ होता है, पतला होता है, और धमनी का दीवार कुछ होता है, मोटा होता है। अच्छा, ये बताओ, शिरा में शुद्ध रक्त जा रहा था क्या? शुद्ध रक्त। शिरा है
और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी रक्त होता है और ऑक्सीजन वाला भी रक्त होता है। यानी कि इसमें आ रहा है अशुद्ध रक्त और आ किसके द्वारा, सीरा द्वारा। तो सीरा में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, महाधमनी। क्या बोलते हैं, महाधमनी। और धमनी द्वारा बताओ कोची का परिवहन होता है, शुद्ध रक्त। यानी कि इससे निकलेगा ना तो खाली ऑक्सीजन युक्त रक्त निकलेगा। तो बोल देंगे कि सीरा द्वारा अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है और धमनी द्वारा शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। लेकिन अपवाद देखो, ये भी सीरा है कि नहीं सीरा है, फुफ्फुस भी सीरा है। लेकिन बताओ या फिर फेफड़ा है तो फेफड़ा के बाद अन्न आ रहा है, ये वाला फेफड़ा में जा रहा है तो ये फेफड़ा शुद्ध कर दे रहा है। तो फुफ्फुस भी सीरा है लेकिन इस सीरा में शुद्ध चलता है। तो लिख कर देंगे कि सीरा में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, लेकिन एगो अपवाद है फुफ्फुस सीरा। यानी ना धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में कुछ होता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो इन तीनों क्या कर देंगे, लिख देते हैं। अच्छा ये बताओ, सीरा जो है उस शरीर के विभिन्न अंग से रक्त को कहाँ लेके जा रहा है, हृदय में। और धमनी जो है वो हृदय से रक्त को कहाँ लेके जा रहा है, शरीर के विभिन्न भाग में। तो यही वाला बात तुमको सीरा और धमनी के अंतर में क्या करना है, लिखना है। तो चलो पहले लिखा जाए, सीरा का दीवार पतला होता है, हो गया। सीरा का दीवार पतला होता है, लगा लो निम्नलिखित।